Hello friends, welcome to the SNAE Medical classes. Today we will discuss regarding identification and nursing management of congenital malformation. In that we will discuss about the problem of the cardiovascular system. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन. अगर हम कोई भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो है वो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जो है वो देखने जा रहे हैं तो हम उनको कैसे करके जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Congenital cardiovascular malformation are structural defect in the heart or blood vessels present from birth. Congenital cardiovascular malformations क्या होती हैं? इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल की एबनॉर्मलिटी हो जाना विद इन द हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी जो है वो एबनॉर्मलिटी हो जाना जो कि बर्थ के टाइम से ही जो है, जब बेबी जो है वो बूम के अंदर होता है, ठीक है, और उसका बर्थ हुआ है तो उसके टाइम से ही जो है वो उसको प्रेजेंट रहती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जो है वो बोलते हैं. दे कैन रेज फ्रॉम simple issues such as small holes between heart chambers to complex abnormality involving multiple defects. ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं सिंपल इशू से भी आ सकती हैं, जैसे कि कोई भी होल हो जाना हार्ट के चैम्बर्स के बीच में, ठीक है, चैम्बर्स जो है वो कम्प्लीटली जो है वो बनना पाना, उनमें जो है वो कुछ होल्स सा जो है वो प्रेजेंट रहना, या फिर जो है वो कोई भी मल्टीपल डिफेक्ट्स, अगर ये जो एबनॉर्मलिटी जो है ये बहुत सारी जो है वो अराइज करें तो मल्टीपल डिफेक्ट्स जो है वो भी उसको बच्चे को जो है वो देखने को मिल सकते हैं. अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ क्रिटिकल टू इंश्योर टाइमली इंटरवेंशन. इनको जो है वो अर्ली टू अर्ली आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि बेबी का जो है वो एग्जामिनेशन, जब बेबी बूम के अंदर ही है तो उसका जो है वो एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो अगर कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी है तो हमें उसके बर्थ से पहले ही जो है वो पता होनी चाहिए, ताकि उसको जो है वो हम तुरंत के तुरंत जो है उसका जो है वो हम मैनेजमेंट जो है वो कर सकें. तो इसमें फर्स्ट जो एबनॉर्मलिटी आती है, क्या आती है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. ये क्या होता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑफन सिम्टोमेटिक डिफेक्टेड थ्रू ए हार्ट मर्मर ड्यूरिंग रूटीन एग्जामिनेशन और बाय इकोकार्डियोग्राम. इसको जो है अगर हम देखें तो ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो असिम्टोमेटिक जो है वो दिखता है. इसमें कोई भी सिम्टम्स जो है वो नहीं समझ में आते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे कि जो हार्ट का साउंड होता है तो उसमें मर्मरिंग साउंड अगर डिटेक्ट हो रहा है तो उसका जो है वो रूटीन एग्जामिनेशन करना है और उसका इकोकार्डियोग्राम करके जो है वो उसमें देखना है, ताकि उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके. सिम्टम्स इसके कैसे शो करते हैं? इफ़ सिम्टोमेटिक में इंक्लूड फैटिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. अगर ये सिम्टोमेटिक, अगर मतलब इसमें सिम्टम्स जो है वो आ रहे हैं, नॉर्मली जो है ये देखा जाता है सिम्टोमेटिक होता है, अगर इसमें सिम्टम्स जो है वो आ रहे हैं तो बच्चे के अंदर जो है वो बहुत थका थका बच्चा जो है वो फील कर सकता है. उसकी ब्रीदिंग में शॉर्टनेस जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी उसको जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, और उसको तुरंत जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो है वो मोर कॉमन देखने के लिए मिलते हैं. जैसे अभी कोल्ड हुआ, थोड़े दिन बाद फिर हो गया, ठीक है, तो इसमें बहुत जल्दी उसको रेस्पिरेटरी इशूज़ जो है वो आते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो है वो होते रहते हैं. नेक्स्ट वन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर बेबी को जो है वो मर्मरिंग साउंड हार्ट में जो है वो समझ में आ रहा है तो उसका इकोकार्डियोग्राम जो है वो कराना है, ठीक है. उसकी सिम्टम्स जैसे कि उसको वो फीड जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा, उसकी फीडिंग जो होगी बहुत पुअर जो है वो होगी, उसको ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है, और उसमें जब वो ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो कर रहा है तो उसमें वो फेल हो जाता है, ठीक है, उसमें जो है वो उसको सही तरीके से उसका कम्प्लीटली ब्रीदिंग जो है वो नहीं हो पाता है. इसके सिम्टम्स क्या राइज करते हैं? दे कैन कॉज साइन ऑफ हार्ट फेलियर, फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड डिलेड ग्रोथ. इसमें सिम्टम्स जो हैं वो क्या आते हैं? पर्सन का जो बेबी जो है उसका कम्प्लीटली हार्ट फेलियर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, और उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस तो जो है वो मोर कॉमनली जो है वो करंटली जो है वो होते रहते हैं. जैसे अभी हुआ, फिर थोड़े टाइम बाद में फिर से इन्फेक्शन जो है वो देखने के लिए मिलता है, और उसकी जो बेबी की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने के लिए जो है वो डिले हो जाती है. अगर उसकी ग्रोथ देखेंगे तो उस नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं होती. जितने टाइम में उसको टास्क अचीव करना है या उसका जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए वो उसका जो है वो नहीं होता है. नेक्स्ट वन है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. इसका क्या होता है? करेक्टराइज बाय ए कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर डायग्नोज बाय इकोकार्डियोग्राम. इसमें जो है वो मशीनरी मर्मर साउंड जो है वो प्रेजेंट रहता है. जैसे मशीन में साउंड जो है वो आता है तो उसमें जो है वो मर्मरिंग मशीनरी साउंड जो है वो प्रेजेंट रहता है. इसको जो है वो हम बाय इकोकार्डियोग्राम जो है वो हम देख सकते हैं. इसमें सिम्टम्स जो है वो क्या राइज करते हैं? इसमें बच्चे को जो है वो पुअर फीडिंग जो है वो स्टार्टिंग के फेज़ में जो है वो देखने के लिए मिलेगी. बच्चा जो है वो ब्रीथलेसनेस उसको जो है वो दिखेगा,
का सही तरीके से ब्रीथ जो है वो नहीं कर पाएगा, उसकी कम्प्लीटली ब्रीथ जो है वो नहीं होगी और उसका वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होगा। मतलब उसको जितने टाइम में जितना वेट उसका गेन होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला थिन बच्चा जो है वो रहेगा। नेक्स्ट वन है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट क्या होता है, साइनोसिस टेटिस्पल्स जो है वो इसमें देखने के लिए मिलते हैं। बच्चे को जो है वो एकदम ब्लूइश जो है वो उसमें जो है वो कम्प्लीटली जो है वो देखने के लिए मिलता है। सडन एपिसोड्स ऑफ साइनोसिस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसमें ऐसे जैसे कि एपिसोड्स जो हैं वो साइनोसिस के लिए देखने के लिए मिलेंगे, जैसे उसको ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो टिश्यूज़ के अंदर जो है वो नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से उसमें एपिसोड्स आते हैं साइनोसिस के, और उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के जो है वो एपिसोड जो हैं वो आते हैं। डायग्नोज थ्रू इकोकार्डियोग्राम एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इसको जो है वो डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, इसको इकोकार्डियोग्राम अगर बच्चे का कराया जाए तो उसमें जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी जो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो साइनोसिस जो कि है वो ये मोर कॉमनली जो है वो रहता है। सिम्टम्स इसके क्या प्रेजेंट रहेंगे, उसको साइनोसिस जो है वो प्रेजेंट रहेगा, उसको क्लबिंग ऑफ फिंगर्स जो है वो प्रेजेंट रहेगी। जब बच्चे को जो है वो उसका नेल से नेल्स जो है वो मैच करा के देखेंगे तो उसमें एक स्पून शेप का जो है वो फॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। वो सही तरीके से जो है मून शेप की जो है वो देखने के लिए मिलती हैं, और उसमें जो है वो उनके सही तरीके से उसकी फिंगर्स जो है वो आपस में नहीं मैच करती हैं, और उसमें एक स्पून जो है वो कॉन्केव शेप जो है वो बना लेती हैं। डिफ़िकल्टी इन फीडिंग एंड फेलियर टू थ्राइव, उसमें जो है वो सही तरीके से फीडिंग जो है वो बच्चा जो है वो नहीं कर पाता, और उसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो उसमें सही तरीके से उसको जो है वो नहीं पहुंच पाती, उसको जो है वो प्रॉपर जो है वो अचीव नहीं कर पाता। इसमें उसकी वजह से उसको जो है वो एपिसोड्स जो है वो साइनोसिस के देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द एओर्टा। ये क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर इन द अपर बॉडी, वीक और एब्सेंट पल्स इन द लोअर लिम्स डायग्नोज बाई इकोकार्डियोग्राम और एमआरआई। इसमें जो है वो अपर बॉडी के अंदर जो है उसका बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, उसकी पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीकन देखने के लिए मिल सकती है, और बिल्कुल एब्सेंट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, और उसमें अगर हमें डायग्नोज करना है तो उसका हमें इकोकार्डियोग्राम या फिर एमआरआई करा के जो है वो उसको हम डायग्नोज जो है वो कर सकते हैं। इसमें जो है वो अगर सिम्टम्स अगर इसके जो है वो देखे जाए तो उसमें हाइपरटेंशन जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, हेडेक देखने के लिए मिलेगा, उसके लेग पेन जो है वो काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। अगर बेबी जो है वो थोड़ा बहुत उसको एक्सरसाइज वगैरह जो है वो करा रहे हैं तो उसमें जो है वो पेन देखने के लिए मिलता है, और उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी जो है वो डिले जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो उसमें अगर ऐसे कोई सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं तो उसमें कह सकते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एओर्टा है। नेक्स्ट वन है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी। ये क्या होता है, इसमें जो ग्रेट आर्टरीज जो होती हैं जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी हो गया और एओर्टा हो गया, तो वो एक दूसरे की जगह पे जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसको कैसे करके आइडेंटिफाई जो है वो किया जाता है, साइनोसिस शॉर्टली आफ्टर बर्थ डायग्नोज बाई इकोकार्डियोग्राम और चेस्ट एक्सरे। इसको जो है वो इकोकार्डियोग्राम और चेस्ट एक्सरे से जो है वो मतलब उसको जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो साइनोसिस बेबी के अंदर जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो देखने के लिए मिलता है। सिम्टम्स इसके क्या देखने के लिए मिलेंगे, सीवियर साइनोसिस देखने के लिए मिलेगा, रैपिड ब्रीदिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी, और बच्चा जो है वो सही तरीके से फीड जो है वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। ये क्या होता है, सीवियर साइनोसिस एंड हार्ट फेलियर सिम्टम्स शॉर्टली आफ्टर बर्थ। इसमें बच्चे को सीवियर साइनोसिस देखने के लिए मिलता है, हार्ट फेलियर देखने के लिए मिलता है जैसे बेबी का जो है वो बॉर्न हुआ है। और अगर हमें इसको डायग्नोज करना है तो हम इसको प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड, जब बेबी जो है वो बूम के अंदर है तो उसको जो है वो हम प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड जो है वो करा सकते हैं, और उसका इकोकार्डियोग्राम भी जो है वो हम करा सकते हैं। सिम्टम्स इसके जो है वो सेम ही रहेंगे लगभग, जो साइनोसिस उसको देखने के लिए मिलेगा, रैपिड ब्रीदिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी, बच्चा सही तरीके से फीड नहीं कर पाएगा, और उसमें बहुत ज़्यादा एकदम थका हुआ एकदम से लिथार्जिक बच्चा जो है वो कमज़ोर बच्चा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इसको असेसमेंट और इसको हम कैसे करके जो है वो मॉनिटर जो है वो हमें करना है, अगर हमें इसका जो है वो मैनेजमेंट हम कैसे करके जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें उसका असेसमेंट और उसको मॉनिटरिंग जो है वो किया जाएगा। तो फर्स्ट इसमें हमारा मैनेजमेंट के लिए आता है, हमें उसके वाइटल साइंस जो है वो कम्प्लीटली लेने हैं, उसका हार्ट रेट को जो है वो मॉनिटर करना है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट को जो है वो मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर उसका देखना है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल देखना है कि ऑक्सीजन जो है वो उसका सैचुरेशन जो है वो कितना आ रहा है, SpO2 उसका कितना
देखना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका क्या देखेंगे हम, उसके जो उसका वेट वगैरह उसके लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जितना उसका नॉर्मल चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस वगैरह जो है वो होना चाहिए, उतना उसका है कि नहीं है, ठीक है। उसकी रेगुलर ग्रोथ जो है वो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये सारी चीज़ जो है वो फेलियर होता है, मतलब उसमें जो है वो उसकी मतलब ये सारी चीज़ें जो उसकी पैरामीटर्स जो है वो बढ़ने चाहिए, अगर ये जो है वो एक्यूरेटली नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ उसकी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसको जो है वो कोई एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। तो उसके लिए तुरंत जो है वो इकोकार्डियोग्राम के लिए भेजना है। हार्ट एंड लंग साउंड को असेस करना, उसका रेगुलर बेसिस पे ऑस्कल्टेशन जो है वो देख करना है, ठीक है। उसमें कोई भी मरमरिंग की साउंड तो नहीं आ रही, कोई लंग साउंड तो एबनॉर्मल नहीं प्रेजेंट है, कोई हार्ट फेलियर का जैसे कि साउंड तो नहीं प्रेजेंट है, जैसे कि लंग्स में उसके क्रैकलिंग साउंड आ रहा है, या फिर हिपैटोमेगैली मतलब लिवर का जो है वो इनलार्जमेंट वगैरह तो उसको नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसका ये रेगुलर बेसिस पे उसका जो है वो ऑस्कल्टेशन जो है वो करते रहना है, ठीक। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स आता है तुरंत उसको जो है वो डायग्नोसिस के लिए जो है उसको कम्प्लीटली डायग्नोसिस इकोकार्डियोग्राम वगैरह के लिए जो है वो भेजना है। नेक्स्ट वन है ऑक्सीजनेशन एंड सर्कुलेशन सपोर्ट, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है और उसको जो है वो सर्कुलेशन सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है अगर बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो देनी है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब टू मैनेज साइनोसिस स्पेशली इन सीवियर केसेस लाइक TOF और TJF। अगर उसको कोई भी ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज जो है वो देखने के लिए मिलती है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है वो देखने के लिए मिलता है, इसमें मल्टीपल चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर इसमें ऐसा कोई भी जो है वो देखने के लिए मिल रहा है तो उसमें क्या करना है, उसको ऑक्सीजन जो है उसको प्रोवाइड करनी है, ताकि उसका जो साइनोसिस वगैरह की कंडीशन हो रही है, फेलियर टू ब्रीथ वगैरह जो है वो हो रहा है, अगर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है तो उसको जो है वो मैनेज किया जा सके। मेडिकेशंस जो है वो लगानी है, जैसे कि उसको डायूरेटिक्स हो गया, डाइगॉक्सिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ठीक है। तो ये सारी मेडिकेशंस उसको जो है वो देनी है। ऐसे कोई भी अगर केस जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि उसको हार्ट फेलियर वगैरह जो है वो ना हो, या फिर उसका कार्डियक आउटपुट जो है उसको जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, तो उसको ये सारी मेडिकेशंस जो है वो देनी है। पोजीशनिंग उसको जो है वो देनी है, उसको सेमी अपराइट पोजीशन दे सकते हैं। और उसमें अगर कोई भी ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से उसको साइनोसिस हो रहा है तो उसको नी चेस्ट पोजीशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसका तुरंत इमीडिएटली बेसिस पे उसको जो है वो उसका साइनोसिस को जो है वो मेंटेन जो है वो किया जा सके। उसको कोई भी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही तो उस टाइम पे उसको नी चेस्ट पोजीशन जो है वो, जैसे कि उसको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट वगैरह है तो उसमें ये पोजीशन जो है उसको देंगे हम। नेक्स्ट वन न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि उसको फीडिंग का असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। कोई भी बच्चा है अगर उसको फीडिंग की डिफ़िकल्टी हो रही है तो जैसे कि छोटा है तो उसको एनजी ट्यूब वगैरह फीडिंग जो है वो देंगे, ठीक है। नेजुगेस्टिक फीडिंग वगैरह, गैस्ट्रोटमी वगैरह ट्यूब जो है वो डालेंगे, ताकि उसको कोई भी फीडिंग डिफ़िकल्टी ना हो और उसके एडिक्वेट फीडिंग उसको जो है वो मिलती रहे। कैलोरिक इंटेक जो है वो दिया जाता है, प्रोवाइड हाई कैलोरी फार्मूला और ब्रेस्ट मिल्क फोर्टिफायर्स टू इंश्योर एडिक्वेट ग्रोथ गिवन द इंक्रीज्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यू टू द कार्डियक कंडीशन। जैसे कि उसको हाई कैलोरी फार्मूला जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। उसके जो भी जो फोर्टिफायर्स आते हैं ये सारे उसको प्रोवाइड करने, ताकि जैसे कि बेबी जो है उस टाइम पे ब्रेस्ट फीड जो है वो नहीं कर पाता तो उसकी एडिक्वेट ग्रोथ जो है वो होती रहे, इसके लिए उसको जो है वो उसको इसका कैलोरी का इंटेक जो है वो बंद जो है वो नहीं करना है, क्योंकि कार्डियक कंडीशन जो है वो हो रही है उसको, तो इसमें क्या हो जाता है, कैलोरीज जो है वो ज़्यादा जो है वो बर्न होती हैं, इसकी वजह से उसका कैलोरी का जब एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड करनी है। स्मॉल फ्रिक्वेंट फीड्स जो है वो देनी है, जैसे कि बेबी जो है इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो रही होती है, तो उसकी वजह से वो फीड नहीं कर पाता है, तो उसको स्मॉल फीड जो है वो देनी है, ताकि बच्चे के अंदर जो है वो फैटिक वगैरह से उसको प्रिवेंट कर सकें। जब भी फीडिंग वगैरह होती है तो उसको एस्पिरेट करने का जो मतलब वो निगल सकता है, ठीक है, उसको नोज़ के थ्रू जो है वो खाना जो है वो लंग्स के अंदर जा सकता है, तो उसमें कोई भी एस्पिरेशन का रिस्क को जो है वो कम करने के चांसेस, तो उसको एडिक्वेट पोजीशनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि ऐसे कोई भी रिस्क को जो है वो हम ख़त्म कर सकें।
नेक्स्ट वन पेन एंड कंफर्ट मैनेजमेंट, उसका पेन और जो भी उसको मैनेजमेंट जो उसके कंफर्टेबल होने के लिए जो मैनेजमेंट करना है, तो इसको जो भी हमें मैनेज करना है। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, हमें पेन को रिलीव करना है, जैसे कि उसको पेन मेडिकेशन जो भी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है, जैसे कि उसका कोई भी पोस्ट ऑपरेटिवली कोई भी चीज़ हुआ तो उसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैथड जैसे कि स्वेडिंग हो गया, सूदिंग टेक्निक हो गया, कोई भी कंप्रेशंस वगैरह जो भी अगर रिक्वायरमेंट हो रहा है, हॉट कंप्रेशंस वगैरह रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो हमें क्या करना है, हम पेन को जो है वो मैनेजमेंट करना है। जैसे कि अगर पेन के लिए उसने फिजिशियन ने कोई भी ड्रग वगैरह दे रखी है तो उसको टाइमली जो है वो नर्स को जो है वो एडमिनिस्टर करना है। स्ट्रेस उसको जो है वो कम लेने देना है, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रेसर्स जो ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी लाउड नॉइस आ रही है, कोई भी ब्राइट लाइट वगैरह आ रही है, या फिर कोई भी ऐसा सिम्टम्स वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको उसमें जो है वो इन्वॉल्व ना हो और उसकी साउंड लाइट वगैरह इफेक्टिव जो एडिक्वेट उस टाइम पे होनी चाहिए, तो उसको जो है वो एकदम कंफर्ट जो है वो मिल सके, उसका स्ट्रेस जो उस टाइम पे हो रखा है वो जो है वो कम हो सके। दे विल हैंडल इन्फेंट जेंटली टू प्रिवेंट एक्जर्वेटिंग सिम्टम्स, इसको जो है वो जब बेबी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस वगैरह ओवरलोडेड हो रहा है, तो उसमें बहुत उसको जेंटली हैंडल करना है, ताकि ये सारे सिम्टम्स वगैरह उसके अंदर जो भी हो रहे हैं उसको जो बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें, उसको जो है वो हम मैनेज कर सकें। नेक्स्ट वन प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है। जब बेबी अगर इन सारी चीज़ों से कंजनाइटल मालफॉर्मेशन से सफ़र कर रहा था, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कोई भी ऑपरेटिव कंडीशन होगी तो उसको प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है। प्रिपेयर द इन्फेंट एंड फैमिली फॉर सर्जरी, प्रोवाइडिंग एजुकेशन अबाउट द प्रोसीजर, एक्सपेक्टेड आउटकम एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। बच्चे को, इन्फेंट को जो भी है, ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको जो है वो प्रॉपर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस जो भी अराइज कर सकती हैं ड्यूरिंग सर्जरी उसके बारे में जो है वो प्रॉपर एजुकेट जो है वो करना है। इंश्योर दैट इन्फेंट इज़ ऑप्टिमल कंडीशन फॉर सर्जरी बाय मैनेजिंग सिम्टम्स एंड स्टेबलाइजिंग वाइटल साइंस। हमें ये इंश्योर जो है वो करना है ताकि उसमें हम जो बच्चा जो है वो सही है कि नहीं है, उसको उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म करने के लिए उसके वाइटल्स वगैरह नॉर्मल हैं, कोई कंडीशन ऐसा तो नहीं है, कोई वर्स कंडीशन जो है वो हो रही है जिसकी वजह से उसकी सर्जरी में जो है वो प्रॉब्लम आ सके, ठीक है, उसके वाइटल साइंस वगैरह स्टेबलाइज वगैरह जो है वो हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं। अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो उसको मैनेज करना है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और कॉम्प्लिकेशन लाइक अरिथमियाज। अगर उसको ऑपरेशन जो है वो हो चुका है तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन के साइन तो नहीं आ रहे, कोई भी जहाँ पे उसका ऑपरेट किया गया वहाँ से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस तो अराइज नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसके अरिथमिक कंडीशन तो नहीं हो रही है, हार्ट रेट वगैरह जो है वो ज़्यादा तो नहीं जा रही है, कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई भी फिब्रिलेशन जो है, फ्लटर वगैरह ऐसी कोई कंडीशन तो अराइज नहीं कर रही है, ठीक है, तो इसको जो है वो मॉनिटर करते रहना है। प्रोवाइड वुंड केयर, मैनेज पेन एंड सपोर्ट द इन्फेंट रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एज दे रिकवर फ्रॉम सर्जरी। बच्चे को जो है वो वुंड केयर जो है वो देनी है, उसका पेन जो है वो मैनेज करते रहना है, ठीक है, अगर उसके लिए जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब की गई हो उसको टाइमली जो है वो एडमिनिस्टर करते रहना है। बेबी को जो रिस्पिरेटरी उसका सिस्टम जो है वो प्रॉपर बना रहा है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रॉपर बना रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या कोई भी अदर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको जो है वो प्रॉपर देना है, उसको प्रॉपर पोजीशनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है ताकि वो सर्जरी से जल्दी जो है वो रिकवर कर सके। नेक्स्ट वन फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशन। फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करना और उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, उनको एजुकेट करना है ताकि वो भी जो भी उनका कंजनाइटल हार्ट डिफेक्ट है उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस उसका जो है वो कैसा रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म में वो बच्चा क्या फेस कर सकता है, ये कब तक जो है वो रिकवर जो है वो हो सकता है, ये सारे बारे में जो है वो नर्स को एक एजुकेशन जो है वो उनके फैमिली को देनी है। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ऑफर emotional support to parent and caregiver, addressing their concern, fear and providing resources such as support groups और काउंसलिंग। उनको इमोशनल सपोर्ट देना है उनके पेरेंट्स को, उनके केयर गिवर जो भी हैं, उनके गार्जियन वगैरह, उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह, ठीक है, कि उनके कुछ कंसर्न्स रहते हैं कि ये क्या बीमारी है, उनके कुछ डर होते हैं, ठीक है, क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट उनको ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो पड़ सकती है, तो उनको पूरा काउंसलिंग करना है। जो भी सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जो भी काउंसलिंग टीम के जो भी लोग होते हैं, ठीक, तो उनको सारे बारे में जो है वो बताना है ताकि वो इमोशनल जो है वो स्टेबल जो है वो रहें।
नेक्स्ट वन डिस्चार्ज प्लानिंग, अगर उसका बेबी का जो है वो ऑपरेशन हो चुका है, सारी चीज़ें सक्सेस जो है वो रही हैं, तो उसके डिस्चार्ज की प्लानिंग करनी है, उसको कैसे मेडिकेशंस देनी है, उनके फैमिली मेम्बर्स को जो है वो बताना है, क्या सिम्टम्स जो हैं वो अराइज़ कर सकते हैं जिससे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है वो आ रही है, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करना है हम, और उनको रेगुलर कैसे मॉनिटर करते रहना है, हम रेगुलर फॉलोअप के लिए जो है वो लेके आना है, उनके अपॉइंटमेंट कब कब जो है वो लेने हैं, कितने दिन बाद उनको आना है, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट से जो है वो कोई भी अदर स्पेशलिस्ट से जो कंसल्टेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है फॉलोअप के लिए, तो उसको तुरंत इमीडिएट कंसल्टेशन जो है वो लेना हो तो उसको कैसे लेना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्चार्ज में उसको प्लान आउट करके उनके रिलेटिव्स जो भी बच्चे के जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं उनको पूरा एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन है लॉन्ग टर्म केयर एंड फॉलोअप। बच्चे का जैसे कि उसको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, एकदम से ऐसा तो नहीं है जो है वो सही हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म केयर के लिए उसके जो है वो क्या करना है, उसको फॉलोअप वगैरह जो है वो कैसे करना है, रेगुलर मॉनिटर करते रहना है, जैसे कि उसका कोई भी कब कैसे करके जो अपॉइंटमेंट होगा पीडियाट्रिशियंस कार्डियोलॉजिस्ट से, उसको कब जो है वो मिलना है, कब कब उसको जो है वो आना है, ठीक है। हार्ट फंक्शन को कैसे करके मॉनिटर करना है, उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए वो फैमिली मेम्बर्स को जो है वो गाइड करना है और खुद भी जो है वो समझना है कि उसका कितना जो है वो इतने टाइम में वेट जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, कैसे उसका डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो इंश्योर करनी है, और ये देखना है कि जो उसके पेरेंट्स वगैरह हैं फॉलोअप के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। डेवलपमेंटल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना, उसे कोई भी रेफरल की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई भी इंटरवेंशन की कोई भी ज़रूरत पड़ती है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसमें जो है उसका रिफ़र करना है, ठीक, जैसे कि कोई भी पीडियाट्रिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को या फिर अदर किसी डॉक्टर को रिफ़र करने की ज़रूरत जो है वो पड़ रही है। डिलेज आर आइडेंटिफाइड एंड कोऑर्डिनेट केयर विद फिजिकल ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपिस्ट एज नीडेड। जैसे भी कोई भी अगर डेवलपमेंटल डिले वगैरह जो है वो आ रहा है या फिर कोई अदर उससे कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कोई भी फिजिकल डॉक्टर से, कोई भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से या फिर स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह से, जो भी नीडेड है बच्चे के लिए, तो उससे कंसल्ट करना है, उसके लिए क्या बेटरमेंट के लिए जो है वो किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंश्योर करनी है, ताकि बच्चे के कोई भी डेवलपमेंटल जो है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हम अपनी तरफ से उसे ना होने दें। अगर किसी से कंसल्टेशन के लिए, किसी से रिफ़र के लिए ज़रूरत पड़ती तो उसको जो है वो करना है। नेक्स्ट वन है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है, जैसे कि उसका कोई भी एक्टिविटी वगैरह जो है वो रिस्ट्रिक्ट है, या फिर कोई भी हार्ड एक्टिविटी जो नहीं कर सकता, या फिर कोई भी डाइट्री में ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं ले सकता, जैसे कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, कोई भी ऐसा जंक फूड वगैरह कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी फैटी चीज़ें जो है वो नहीं ले सकता, तो उसमें क्या चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी है, ये पेरेंट्स को जो है वो एजुकेट करना है, और जब वो अगर हॉस्पिटल के अंदर है तो वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं देनी, और पेरेंट्स को भी उसके बारे में जो है वो एजुकेट करना है कि उसके लॉन्ग टर्म में आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसके सारे डूज़ और डोंट्स जो हैं वो बताने हैं कि बच्चे के लिए क्या जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है।